नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के अंदर जो व्याकरण के अलावा जो शिक्षण विधि वाला जो टॉपिक है उस पर आज अध्ययन करेंगे। यदि हम शिक्षण विधियों की हम बात करें तो आप की जो रीट के अंदर जो है वो जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आपके शिक्षण विधियाँ संबंधी क्वेश्चन आते हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो शिक्षण विधियाँ के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही क्वेश्चन किसके आते हैं? व्याकरण के आते हैं। और ये शिक्षण जो विधियाँ है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है रीड की दृष्टिकोण से देखें तो। फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड लैंग्वेज यदि आपकी संस्कृत है या इंग्लिश है वहाँ से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनमें से भी शिक्षण विधियों के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम कुल बात करें तो ये 45 नंबर का मैटर है शिक्षण विधियों का। और लगभग शिक्षण विधि है, चाहे वो हिंदी है चाहे संस्कृत है, तो इन भाषाओं की जो शिक्षण विधियां लगभग क्या है? समान है। तो ये जो शिक्षण विधि वाला जो ये टॉपिक है वो रीट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम हिंदी के अंदर बात करें शिक्षण विधियों के, आपके 3 यूनिट लगती है। हिंदी के अंदर आपके जो शिक्षण विधियों की जो यूनिट है वो कितनी लगती है? 3 यूनिट है। और कुल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के आएंगे। इसका तात्पर्य है कि एक जो यूनिट है वो कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। जबकि आप पूरा जो व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण के अंदर भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के आएंगे। तो ये जो 3 जो यूनिट है ये आपकी कितने नंबर की है? 15 नंबर की है। यदि हम बात करें प्रथम यूनिट के अंदर तो आपको एक तो प्रथम यूनिट के अंदर दे रखा है भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण की विधियां है। आपने कोई विधियों का कोई नाम नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है भाषा शिक्षण की विधियां दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां है 20 है 25 है जो विधियां लगभग जो परीक्षा में पूछी जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक इसमें दे रखा है आपको भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम है, ठीक है ना। प्रथम यूनिट के अंदर आपको भाषा शिक्षण की विधियां है और भाषा शिक्षण की क्या दे रखे हैं? उपागम दे रखे हैं। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर दे रहा है भाषा शिक्षण में दक्षता। भाषा शिक्षण में बालक दक्षता किस प्रकार प्राप्त करता है, किस प्रकार पूर्ण रूप से भाषा को सीख पाता है, ठीक है ना। तो प्रथम यूनिट के अंदर ये 3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 3 बिंदु हम देखें, एक भाषा शिक्षण की विधियां है और एक भाषा शिक्षण के उपागम है और एक भाषा दक्षता का विकास किस प्रकार होगा या भाषा शिक्षण में दक्षता है। तो ये 3 बिंदु आपके प्रथम यूनिट में दे रखे हैं। सेकंड यूनिट के अंदर बात करें तो सेकंड यूनिट के अंदर भाषाई जो कौशल है उनका विकास दे रखा है। इस प्रकार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई जो कौशल है इन चारों का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ पर इनका क्रम क्या रहता है, इनसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये दूसरी जो यूनिट है उसमें भाषा शिक्षण के कौशल है, कौशलों का विकास किस प्रकार है। और शिक्षण अधिक्रम के काम आने वाली जो सामग्री है वो 2 बिंदु आपको किस में दे रखे हैं? सेकंड यूनिट में दे रखे हैं। और तीसरी जो यूनिट है वो क्या है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित है। एक है CCA या व्यापक मूल्यांकन है और एक भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन वगैरह या NCF वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 जो यूनिट है शिक्षण विधियों संबंधी और ये 3 जो यूनिट है वो कितने नंबर की है? 15 नंबर की है। और इसके आधार पर हम देखें तो प्रत्येक जो यूनिट है वो कितने नंबर की हो जाती है? 5 नंबर की एक यूनिट है, ठीक है ना। और शिक्षण विधि वाला जो टॉपिक है यदि हम इसकी बात करें तो ये कोई रटने वाला जो बिंदु नहीं है। जो मनोविज्ञान है या शिक्षण विधि है ये तर्क पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके चिंतन शक्ति किस प्रकार है, आपका मनन या सोचने की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार है, ठीक है ना। उसके आधार पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान और लगभग शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार शिक्षण मनोविज्ञान के अंदर जिस प्रकार चिंतन आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार शिक्षण विधियों में भी जो चिंतन आधारित है, विवेक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो शिक्षण विधियों के बारे में जो मैटर दिया जाता है या जो भी हम करवाएंगे वो एक आपका क्या एक आधार है। ये जरूरी नहीं कि हुबहू जिस प्रकार आपको कोई मैटर करवाया जाता है उसमें शिक्षण विधियों संबंधी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो एक आधार दिया जाता है और उस आधार के आधार पर आपको चिंतन शक्ति किस प्रकार है, आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार है, वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उससे पहले हम ये देखेंगे शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में अंतर क्या है,
भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा है, इसका अर्थ है, इसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार है। और पहला जो टॉपिक है वो हम भाषा शिक्षण से संबंधित है आपका, ठीक है। यदि हम बात करें शिक्षण विधियों के बारे में, तो पहले हम दो चीजें हैं, देखो दो टॉपिक है, एक तो है शिक्षण विधि है और एक होती है शिक्षण प्रणाली है। एक शिक्षण विधि है और एक बिंदु है शिक्षण प्रणाली। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शिक्षण विधि और प्रणाली में अंतर क्या है। शिक्षण विधि किसे कहते हैं और शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं। शिक्षण विधि और प्रणाली के अंदर हम देखें तो जो शिक्षण जो प्रणाली है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है, व्यापक होता है, मतलब विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। और शिक्षण जो विधि है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है। शिक्षण प्रणाली की तुलना में जो शिक्षण विधियों का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है, और शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, व्यापक होता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, शिक्षण विधि किसे कहते हैं और शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं। कि एक कक्षा विशेष के अंदर और एक अध्यापक विशेष के द्वारा जो कक्षा शिक्षण के अंदर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है और उसके पढ़ाने का जो तरीका है या ढंग है या शैली है, उस शैली को क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। कि कक्षा अध्यापक द्वारा या कक्षा विशेष में एक विशेष अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है और उस शिक्षण कार्य करवाते समय जो शैली का प्रयोग किया जाता है, जिस ढंग का प्रयोग किया जाता है, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण जो प्रणाली है, ये हम देखें तो शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं कि एक विद्यालय के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो भी गतिविधियां संचालित होती है, उस गतिविधियों को क्या कहते हैं, शिक्षण प्रणाली कहते हैं। तो इसलिए शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, व्यापक माना जाता है। और शिक्षण प्रणाली के अंदर भी क्या सीमित है, शिक्षण विधियां शामिल है। तो ये शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक है, और शिक्षण विधियों का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है। यदि शिक्षण प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जाता है, यदि शिक्षण प्रणाली के अंदर कोई परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पर पूरा विद्यालय क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी प्रकार हम विद्यालय का जो टाइम टेबल है वो भी शिक्षण प्रणाली में शामिल किया जाता है। प्रार्थना सभा का जो समय है वो भी शिक्षण प्रणाली में शामिल किया जाता है, और कालांशों का जो समय है वो भी शिक्षण प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो प्रत्येक शिक्षण प्रणाली के अंदर जब स्कूल आरंभ होता है उससे लेकर अंत तक जब पूरी जो गतिविधियां होती है वो पूरी गतिविधियां किस में शामिल की जाती है, शिक्षण प्रणाली में शामिल की जाती है। तो इसलिए शिक्षण प्रणाली में यदि कहीं पर भी परिवर्तन किया जाता है तो पूरा का पूरा विद्यालय क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन यदि हम शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधि में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो केवल सीमित अध्यापक या उससे संबंधित जो छात्र है वही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो ये शिक्षण विधि वाला जो है वो क्या है, सीमित क्षेत्र माना जाता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ये पूरे स्कूल की जो प्रणाली है, स्कूल की जो गतिविधि है और जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां की जाती है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। और एक अध्यापक द्वारा एक कक्षा विशेष के अंदर जो पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाने का जो उसकी शैली या तरीका है उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। और शिक्षण के बारे में देखें, शिक्षण एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है और इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार ये सामान्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षण विधियों में ये क्या है, अंतर है, ठीक है। अब हम भाषाई शिक्षण विधियों की यदि बात करें उससे पहले एक शब्द आता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा है क्या या इसका अर्थ क्या है, किस धातु से बना है, किस प्रकार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, या भाषा की विशेषता क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका पहला टॉपिक यदि हम बात करें तो पहला टॉपिक दे रखा है आपका भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण की विधियां है, ठीक है। अब भाषा शिक्षण की जब हम विधियां पढ़ेंगे, विधियां पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो शिक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया कि शिक्षण एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, उसमें पूरा निर्धारित उद्देश्यों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, ठीक है ना। और विधि किसे कहते हैं, जो अध्यापक द्वारा जो कक्षा विशेष के अंदर जो कार्य करवाया जाता है उस कार्य करवाने की जो शैली या तरीका है उसे क्या कहा जाता है, विधि कहा जाता है। और अब हम बात करें ये भाषा है, भाषा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो यदि भाषा शब्द की हम बात करें तो ये भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है।
और भास का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। यदि आपको ये पूछ ले कि भाषा जो शब्द है वो कहां से उत्पन्न हुआ है, तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से बना है। और भास का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना होता है कि हमारे मन के अंदर उठने वाले जो भाव है या विचार है उनको हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक समाज से दूसरे समाज तक जो पहुंचाने का जो माध्यम है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सामान्य रूप से हम भाषा की यदि परिभाषा देखें तो विचारों के आदान प्रदान का जो भी माध्यम है, हम विचारों का आपस में जो आदान प्रदान कर रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, ये जो उसका जो भी माध्यम है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपने जो विचार है और विचार जो प्रकट किए जाते हैं और उसे हम क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये भाषा शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना होता है। अब कई बार यहाँ पर रीड के अंदर आपको भाषा की जो परिभाषा पूछ ली जाती है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, कोई परिभाषा दे दी आपको, पूछ ली ये परिभाषा किसकी है? स्वीट की है, प्लेटो की है या फिर पतंजलि की है? इस प्रकार ये परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है ना? तो हम भाषा संबंधी एक परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, परिभाषा। और पहली जो परिभाषा है वो हम पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो भाषा की जो परिभाषा दी गई है, यदि इसके अनुसार देखें तो इनके ने कहा है कि मनुष्य द्वारा जो व्यक्त वाणी है, मनुष्य जो भी वाणी को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है ना? तो मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी, यदि यह परिभाषा आपको पूछे कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी क्या है? भाषा है, तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? महर्षि पतंजलि ने दी है। ठीक है ना? हम सामान्य रूप से देखें तो भाषा की परिभाषा होती है विचारों का आदान प्रदान करने का जो भी माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लेकिन आपको ये पूछ ले कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी की भाषा, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? महर्षि पतंजलि ने दी है। या आपको पूछ ले 4 परिभाषा दे दी, आपको पूछ ले महर्षि पतंजलि के अनुसार परिभाषा क्या है? ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी क्या है? भाषा है। और ये जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई है। ठीक है ना? अगले हम एक परिभाषा के बारे में बात करें तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्वीट, स्वीट महोदय या स्वीट, इस प्रकार आपसे नाम दिया जाता है। अगले यदि हमें विचार है कि यह विद्वान की बात करें तो डॉक्टर स्वीट के अनुसार, डॉक्टर स्वीट ने जो भाषा की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों का द्वारा जब विचारों को प्रकट करना, ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं उनके द्वारा विचारों को जो प्रकट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है ना? तो यदि स्वीट के द्वारा हम देखें तो इन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। यदि हम ये परिभाषा देखें, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है किसने दी है? डॉक्टर स्वीट ने दी है। ठीक है? डॉक्टर स्वीट ने यह कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा कि हमारे जो मुख से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसके द्वारा हम विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तो वो क्या है? भाषा है। ठीक है ना? तो पतंजलि ने जो भाषा की परिभाषा दी है वो तो कहा कि मनुष्य द्वारा जो व्यक्त वाणी है, वहां पर आपको वाणी शब्द रखना है कि वाणी किसकी परिभाषा है? पतंजलि की परिभाषा है। ठीक है ना? और यदि आज ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। तो ये जो ध्वन्यात्मक शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? डॉक्टर स्वीट ने किया है। ठीक है? एक विद्वान और हुए हैं जिनका नाम है प्लेटो। क्या है? प्लेटो। यदि हम देखें प्लेटो के अनुसार जो भाषा की जो परिभाषा क्या है, तो प्लेटो ने जो ये भाषा की जो परिभाषा दी है उन्होंने कहा है विचार आत्मा की मूक और अध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा है कि विचार है, विचार मानो की मूक, मूक मतलब जिसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होती है? आवाज या ध्वनि नहीं होती। तो हमारे जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं। मन के अंदर उठने वाले जो भाव है उनमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। लेकिन वही विचार जब
ध्वनि रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है प्लेटो ने, उन्होंने कहा कि विचार मानो है कि मूक, या फिर इसके स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अध्वन्यात्मक। मूक या अध्वन्यात्मक मतलब जहां पर किसी प्रकार की क्या नहीं हो, ध्वनि नहीं हो। तो मूक या अध्वन्यात्मक क्या है, व्यक्ति अभिव्यक्ति है, और वही अभिव्यक्ति जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट हो जाती है या विचारों के रूप में प्रकट हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है ना। तो आपको पतंजलि के अनुसार हम देखें तो पतंजलि के अनुसार आपको एक शब्द याद रखना है, वीणा, वाणी, कि विचारों का व्यक्त वाणी क्या है, भाषा है। वाणी वाली जो बात कही है किसने कही है, पतंजलि ने कही है। और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, तो ये जो बात भाषा कही है वो किसने कही है, डॉक्टर शविट ने कही है। और प्लेटो के अनुसार आपको ध्यान में रखना है कि विचार है वो मानव की मूक या अध्वन्यात्मक इकाई है, और यही अध्वन्यात्मक इकाई जब ध्वनि रूप लेकर या ध्वन्यात्मक रूप लेकर प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अलग अलग विद्वानों की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। तो भाषा की आपको परिभाषा भी पूछ ली जा सकती है। तो भाषा शब्द की हम उत्पत्ति की बात करें तो ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना होता है। और विचार मनुष्य की क्या एक अध्वन्यात्मक इकाई है जिसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, ध्वनि नहीं होती है। अलग अलग विद्वानों द्वारा हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी है। परिभाषा में हम देखें तो पतंजलि ने जो परिभाषा दी है वो हमने पढ़ी है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी है, वाणी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। डॉक्टर शविट ने ये बात लिखी है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ये क्या है, भाषा है। ये परिभाषा किसकी है, डॉक्टर शविट की है। और प्लेटो ने ये बात लिखी है कि विचार मानव की मूक या अध्वन्यात्मक इकाई है, और जब वो ध्वनि रूप होकर प्रकट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। एक परिभाषा और देखें तो बाबूराम सक्सेना, एक विद्वान और हुए जिनका नाम है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना ने भी भाषा के बारे में अपनी जो अभिव्यक्ति दी है, अपने जो विचार, अपनी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, ये आपको नाम याद रखना है, ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह वाली जो परिभाषा है ये किसकी है, बाबूराम सक्सेना की है। और बाबूराम सक्सेना कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर मतलब आपस में क्या करता है, विचार विनिमय करता है, उस विचार विनिमय करने के जो माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य जो परस्पर विचार विनिमय करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, बाबूराम सक्सेना ने दी है। ठीक है। तो ये चार हमने परिभाषा पढ़ ली है। पतंजलि के अनुसार हो गई है, डॉक्टर शविट के अनुसार हो गई है, प्लेटो के अनुसार हो गई है, और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार हो गई है। ठीक है। तो ये परिभाषा, भाषा के अर्थ हमने पढ़ लिया और इसकी परिभाषा भी पढ़ ली है। आगे हम देखें तो भाषा के प्रकार कितने प्रकार है, या इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, या भाषा की विशेषता क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये पहले जो आपकी यूनिट है उसमें भाषा संबंधी जो बातें हैं, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम देखें, इसके बाद में हम देखें भाषा के जो प्रकार कितने हैं। भाषा के यदि हम प्रकारों की बात करेंगे, और भाषा के सीखने की जो प्रक्रिया क्या है, और एक टॉपिक रहेगा भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अगली हम बात करें तो वो है आपके भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम भाषा को सीखने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बालक इस प्रकार भाषा सीखता है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किन किन तत्वों के माध्यम से बालक भाषा सीखता है। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर देखें तो इसके अंदर तीन चीजें हैं। देखो, एक तो है जिज्ञासा, एक क्या है, जिज्ञासा है, दूसरा है अनुकरण है, और तीसरा है वो है अभ्यास है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम देखें तीन बिंदु है यहाँ पर, एक जिज्ञासा, एक अनुकरण, और तीसरा यहाँ पर कौन सा है, अभ्यास है। तो देखो, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है। जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं
और जब तक हमारे मन के अंदर किसी चीज की जिज्ञासा नहीं होती है, हम जानना नहीं चाहते हैं, तब तक उस चीज को नहीं क्या नहीं करते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए बालक के अंदर सबसे पहला जो गुण माना गया है, या कोई भी चीज को हम जब सीखते हैं, भाषा हो चाहे कोई अन्य भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, उसके लिए सबसे पहले बालक में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। उस कार्य के प्रति उसे जानने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और जानने की जो इच्छा होगी तब वो उस चीज को सीखने के लिए क्या होगा, प्रयत्न होगा, प्रयास करेगा। और फिर वो समाज के अंदर आकर किसी अन्य द्वारा, अनुकरण के द्वारा उस चीज को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने के बाद में उस चीज का बार बार वो क्या करेगा, अभ्यास करेगा। और बार बार जब अभ्यास करेगा तब वो इस चीज में क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा या निपुण हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में यदि हम भाषा के बारे में देखें, तो भाषा में यदि हम जिज्ञासा से तात्पर्य देखें, तो जिज्ञासा का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि आपके मन के अंदर बार बार ये आता है कि हम किसी भी विषय को गहराई से पढ़ें, तो आप नए नए शब्दों को जानने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो पर्यायवाची शब्द है या विलोम शब्द है या नैकार्तिक शब्द है या संधि है, समास है, उस चीज को आप बार बार क्या करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, बार बार उस चीज का आप जानना चाहते हैं। तो ये आपके मन में क्या होती है, भाषा को सीखने का एक पहला क्या है, क्रम है, ठीक है ना। तो भाषा को सीखने का सबसे पहले बालक में क्या होनी चाहिए, किस चीज की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, नए शब्दों को जानने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की प्रबल इच्छा है, वही क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है, ठीक है ना। तो जिज्ञासा से यदि हम समझे तो नए शब्दों को जानने, नए शब्दों को जानने या समझने की इच्छा। यदि भाषा के संदर्भ में यदि हम देखें जिज्ञासा से तात्पर्य क्या है, तो नए नए जो शब्द हैं उसके बारे में जानना, उनका अर्थ जानना, उनके पर्यायवाची शब्दों को जानना, उनके विलोम शब्दों को जानना। इस प्रकार यदि बालक में एक जिज्ञासा है तो वो भाषा को बहुत जल्दी क्या कर सकता है, उसमें दक्षता प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो जिज्ञासा से तात्पर्य यहाँ पर भाषा के संदर्भ में देखें तो नए शब्दों को जानने या समझने की जो इच्छा होती है वही क्या है कि जिज्ञासा है, ठीक है ना। और वैसे कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें बालक में क्या होनी चाहिए, कोई भी कार्य के प्रति क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक वो किसी कार्य के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक उस चीज को वो क्या नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, ठीक है ना। बालक के अंदर ये जिज्ञासा आएगी, उसने नए शब्दों का ज्ञान किया या समझने की जो प्रवृत्ति इच्छा है, लेकिन उसके बाद में वो चीज को ग्रहण कहां से करेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें कोई भी समाज के अंदर हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हम बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण द्वारा जो ज्ञान है वो ग्रहण किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अनुकरण के द्वारा किया जाता है। अनुकरण का यदि हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो अनुकरण का अर्थ क्या होता है, नकल होता है, नकल करना। हम किसी चीज की क्या करते हैं, नकल करते हैं। हम परिवार के अंदर हमारे बड़े जो जैसे भी कार्य करते हैं हम उसकी क्या करते हैं, नकल करते हैं। कोई भी छोटा बालक होता है जिस प्रकार बड़े बोलते हैं उसके आधार पर वो बोलकर उनकी बातों को सुनता है और सुनकर उसकी नकल करता है, नकल करके उनके अनुसार वो बोलना सीख जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज का अनुकरण करते हैं और अनुकरण के द्वारा हम भाषा को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे अधिक दूसरा जो बिंदु माना गया है सीखने के संदर्भ में, तो दूसरा जो संदर्भ में इसे क्या है, अनुकरण है। कि जो बालक जो ज्ञान ग्रहण करता है किसके द्वारा करता है, अनुकरण के द्वारा करता है। और यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक जो ज्ञान ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे अधिक जो ज्ञान ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, अनुकरण के द्वारा ही किया जाता है। चाहे हम भाषा हो चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान हो, वो हम किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो बिंदु माना जाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो क्या माना जाता है, अभ्यास माना जाता है। यदि हमने किसी चीज के बारे में हमारे जानने की जिज्ञासा है, चलो हमने जिज्ञासा है, शब्दों को पढ़ना शुरू कर लिया और हमने कक्षा के अंदर अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसका अनुकरण करके हमें पढ़ने की जो शैली है उसको भी हमने समझ लिया। लेकिन जब तक हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज में क्या नहीं होंगे, दक्ष नहीं होंगे, निपुण नहीं होंगे। तो हमें बार बार उस चीज का क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो अंतिम जो ये है चरण वो क्या माना जाता है, अभ्यास माना जाता है। तो यदि हम भाषा को सीखने का यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो पहला क्या हो गया, जिज्ञासा हो गया। जिज्ञासा तात्पर्य क्या है कि नए शब्दों को जानना समझने की जो प्रबल इच्छा होती है वो क्या है, जिज्ञासा है। उसके बाद में हम किसी के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके या नकल करके उस चीज को हम क्या करते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो तत्व माना जाता है वो क्या माना जाता है, अभ्यास माना जाता है। कोई भी हमें कार्य करना है उसका हम बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते हैं उस चीज में हम क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। जैसे यदि आपको कोई कार चलाना सीखना है तो पहले हम क्या करते हैं, आपके मन के अंदर क्या होती है कि कार चलाने सीखने की जिज्ञासा
उत्पन्न होगी। आप सोचोगे कि मैं भी कार चलाना सीखूंगा, और आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपके भी मन में ऐसा होता है कि मैं भी कार चलाऊं, तो आप उस चीज का क्या करते हो, मन के अंदर एक आपकी जिज्ञासा, एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसके बाद में आप वो किस प्रकार चला रहा है, आप उसका जो उसके पास बैठे हो तो आप उसका अनुकरण करोगे या उसे देखोगे कि गाड़ी के बारे में जानने की आपकी इच्छा रहेगी, ये ब्रेक है, ये रेस है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, इस प्रकार आपको जानने की क्या रहती है, इच्छा रहती है। फिर आप उस चीज को सीखना चाहते हैं तो इस चीज का बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। बार बार उस चीज को आप अभ्यास करोगे तो उस चीज में क्या हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो ये क्या अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा हम किसी भी चीज में क्या हो सकते हैं, निपुण या दक्ष हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भाषा सीखने के तीन क्या माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माने जाते हैं। और मनोविज्ञान दृष्टिकोण एक जिज्ञासा हो गया, एक अनुकरण हो गया और एक अभ्यास हो गया। और आपको ये पूछे कि सबसे अधिक बालक जो ज्ञान ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो किसके द्वारा कर रहा है, अनुकरण के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है ना। और अभ्यास का यदि हम देखें भाषाई दृष्टिकोण से देखें या फिर भाषा के दृष्टिकोण से देखें, तो अभ्यास का तात्पर्य कि हमारे जो भाषाई कौशल है उसमें दक्षता या निपुणता प्राप्त करना ही क्या है, अभ्यास है। तो अभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भाषाई जो कौशल है, भाषाई कौशल है, उसमें कौशलों में हम क्या हो सकते हैं, दक्ष या क्या हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं। भाषा यदि हम कौशलों की बात करें तो भाषाई कौशल 4 है। ठीक है ना। पहला कौन, शुभोपली, शुभोपली। इसका तात्पर्य ये है कि पहली बालक सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, ये लिखना, ये 4 क्या माने जाते हैं, कौशल माने जाते हैं। इसका आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये 4 जो कौशल है, सुनकर ग्रहण करना या फिर बोलना या फिर पढ़ना या फिर लिखना, तो ये जो कौशल है उनमें जो दक्षता प्राप्त की जाती है, निपुणता प्राप्त की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, अभ्यास के द्वारा ही की जाती है। ठीक है ना। तो भाषा के संदर्भ में देखें तो अभ्यास से तात्पर्य हो गया कि हमारे जो भाषाई कौशल है उसमें हम किस प्रकार दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिख, ये 4 क्या माने जाते हैं, कौशल माने जाते हैं। और 4 ये भाषा के अंदर क्या होते हैं, बिंब भी होते हैं। एक दृश्य बिंब होता है, एक श्रुति बिंब होता है, एक विचार बिंब होता है, एक भाव बिंब होता है। तो ये चारों प्रक्रिया रहती है, इनका एक निश्चित क्रम है और इस क्रम के द्वारा ये बालक क्या करता है, भाषा को ज्ञान ग्रहण करता है और अंतिम रूप तक वहां तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो आज हमने एक तो शिक्षा प्रणाली और शिक्षण विधि के अंदर अंतर पढ़ लिया है कि शिक्षण विधि है वो क्या, उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। और शिक्षण प्रणाली और विधि में अंतर किया है कि एक विद्यालय के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां संचालित की जाती है उसे क्या कहते हैं, शिक्षण प्रणाली कहते हैं। और एक कक्षा विशेष के अंदर एक शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाने की जो शैली या तरीका है उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना होता है। और 4 हमने परिभाषा पढ़ ली है, महर्षि पतंजलि के अनुसार, डॉक्टर शवीट के अनुसार, प्लेटो के अनुसार और डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार। उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो 3 तत्व है, जिज्ञासा हो गया, अनुकरण हो गया और अभ्यास हो गया। ठीक है ना। तो 3 चीजें हमने ये पढ़ी है। इसके बाद में आपके भाषा सीखने की जो प्रक्रिया क्या है, एक बिंदु हम पढ़ते हैं, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया। तो भाषा सीखने की यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 4 बिंब होते हैं। देखो, एक है क्रम क्या रहता है, देखो एक तो होता है दृश्य बिंब होता है, दृश्य के बाद में दूसरा जो बिंब है वो कौन सा है, श्रुति बिंब है। एक विचार बिंब है और विचार के बाद में कौन सा है, भाव बिंब है। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी जो भाषा के अंदर बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बिंब होते हैं। कि कोई भी बालक होता है वो भाषा को जब सीखता है उसका जो क्रम क्या रहता है,
तो कर्म क्या रहता है, उसके कर्म क्या रहता है, चार ये कर्म है। पहले वो क्या करता है, किसी चीज को देखता है, उसके बारे में सुनता है, फिर उसके बारे में उसके मन के अंदर दिमाग में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, और फिर उसके हृदय में क्या उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी भाषा को दक्षता प्राप्त करने के लिए बालक है वो किस प्रकार इन चार बीमों से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया है वो ये चार बीम है। एक दृश्य बीम हो गया, एक श्रुति बीम हो गया, और एक विचार बीम हो गया, और चौथा जो बीम है वो कौन सा है, भाव बीम है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये पूछे कि भाषा के अंदर बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंब कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। बिंब का अर्थ क्या है, बिंब मतलब एक प्रकार की जो परछाई है मन के अंदर या दिमाग के अंदर हमारे किसी चीज की जो छाया चित्र बन जाता है या परछाई बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। देखो दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब से तात्पर्य क्या है कि हम देखें कोई एक छोटा बालक है, वो घर में रहता है, घर के सदस्यों के पास रहता है और बार बार उन सदस्यों को देखता है, तो उसके दिमाग में, उसके आंखों के आगे एक परछाई है कि उनकी जो शक्ल है उसका एक बिंब बन जाता है। वो अपने माता को पहचानने लग जाता है, अपने पिता को पहचानने लग जाता है। जब उस बालक को कहीं घर से बाहर लेकर जाते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं और कोई दूसरा सदस्य जब उसे गोदी ले लेता है, उसके पास वो चला जाता है, लेकिन जैसे ही घर के सदस्य उसे वापस लेते हैं तो वो झपटकर उसके पास आ जाता है। तो बालक वो जानता नहीं है कि ये है कौन है, ये कौन है या कौन नहीं है, लेकिन उसने उस चीज की क्या बना लिया, अपने एक परछाई है, एक बिंब है, उसकी जो परछाई है वो अपने दिमाग के अंदर उसने क्या कर लिया, फिट कर ली है, और अपने परिचित सदस्यों को देखकर वो क्या होता है, खुश होता है। तो सबसे पहले जो बालक के जो बिंब बनता है वो कौन सा बनता है दिमाग में, ये दृश्य बिंब है। बालक मतलब देखकर उस चीज को क्या करता है, उसके प्रति अपनी एक परछाई, अपनी एक जो प्रति छवि है उसकी छवि उसके क्या कर लेता है, प्यार कर लेता है। फिर वो क्या करता है, उसके बारे में सुनता है, जिस प्रकार अपनी माँ है उसका नाम सुनता है, ये माँ है, ये पापा है, ये दादा है, इस प्रकार वो क्या सुनता है, नाम सुनता है। और नाम सुनकर वो दृश्य और बिंब दोनों के बीच में क्या कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, अन्य उदाहरणों के रूप में देखें, जिस प्रकार कोई भी बालक है, हम घर के अंदर यदि देखें तो एक घर के अंदर ये मान लिया हमारे गाय है, और बार बार बालक को हम बाहर ले जाते हैं और वो सुनाते हैं कि ये बच्चा ये क्या है, गाय है, गाय है, गाय दूध देती है, गाय ये है, गाय, इस प्रकार बालक इस बात को सुनता है और ये देखता है कि ये जो चार पैरों वाला ये जो भी है ये क्या है, एक गाय है। उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि ये जो गाय गाय जो शब्द पुकारा जाता है वो किसके बारे में पुकारा जा रहा है, ये जो जानवर है उसके बारे में क्या है, ये नाम पुकारा जाता है, ये इसका नाम क्या है, गाय है। तो इस चीज को पहले तो वो क्या कहता है, उस गाय को वो देखता है, देखकर उसकी जो एक परछाई है, उसका बिंब है, उसके आंखों में या उसके दिमाग में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और बार बार उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये गाय है, गाय दूध देती है, गाय को पानी देके आओ, गाय को ये चारा गिरो। तो इस प्रकार वो बार बार बात सुनता है, तो ये दोनों चीजें उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो जानने लग जाता है कि ये जो जानवर है इसका नाम क्या है, गाय है। तो पहले दृश्य बिंब हो गया, पहले उसने देखा, फिर उसने क्या सुना, नाम सुना। उसके बाद में क्या है कि विचार बिंब। विचार बिंब क्या होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर उस चीज के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। तो विचार व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर या दिमाग के अंदर जो उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो क्या कहलाते हैं, विचार कहलाते हैं। फिर वो क्या सोचता है कि उस गाय के बारे में सोचता है कि गाय है, ये क्या, गाय क्या देती है, दूध देती है, इस गाय के क्या है, चार पैर है, इस प्रकार वो सोचने लग जाता है, मतलब उसके बाद वैचारिक शक्ति क्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो तीसरा जो बिंब उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, विचार बिंब उत्पन्न होता है। और आपको ये पूछे कि विचार बिंब बालक के हृदय में उत्पन्न होता है या मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, तो ये विचार जो बिंब है बालक के मस्तिष्क में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में चौथा जो बिंब माना जाता है वो क्या माना जाता है, भाव है। भाव व्यक्ति के कहां पर उत्पन्न होते हैं, भाव व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है, उसके साथ उसके भाव जुड़ जाते हैं और ये सोचता है कि गाय क्या होती है, माता होती है। इस प्रकार की यदि उसके मन के हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं तो वो कौन सा बिंब कार्य करता है, भाव बिंब कार्य करता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा को सीखने का जो कोई भी दृष्टिकोण है, प्रक्रिया, वो कितने बिंब प्रकार है, चार प्रकार है। और आपको ये पूछे भाषा के अंदर बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंब कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक कौन सा है, दृश्य बिंब है, एक कौन सा है, श्रुति बिंब है, एक कौन सा है, विचार बिंब है, और एक कौन सा है, भाव बिंब है, ठीक है ना। भाव बिंब मतलब हो गया, ये व्यक्ति के दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति के अंदर हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। पहले व्यक्ति किसी चीज को, किसी आकृति को देखता है, उसका नाम सुनता है, दृश्य बिंब और श्रुति बिंब के बीच में संबंध जब स्थापित हो जाता है
तब उसके प्रति उसके मन के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। जब ये विचार उत्पन्न होते हैं तो उसके बारे में वो फिर हृदय के अंदर उसके मन के अंदर नए नए भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, वो हृदय से उसके साथ कोई संबंध स्थापित हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, भावबिंब कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी चीज को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले उसे देखते हैं, उसके बारे में उसका नाम सुनते हैं, फिर उसके बारे में हम विचार करते हैं, विचार करने के बाद में उसे हम गहराई से सोचते हैं, तब वो क्या कहलाता है, भावबिंब कहलाता है। तो इस प्रकार ये भाषा के क्या माने जाते हैं, 4 बिंब माने जाते हैं। तो आज हमने ये भाषा शब्द का अर्थ पढ़ लिया है, भाषा सीखने की जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ लिए हैं, और भाषा के जो बिंब है वो कितने हैं, 4 बिंब है, उन 4 बिंबों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा भाषा के जो विविध रूप हैं और भाषा की जो विशेषता है वो हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।